देखिए, अब सेक्शन 96 को हमें समझना था, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया। तो अब यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई जाएगी हाई कोर्ट में कि इस डिक्लेरेशन को आप सेट असाइड कर दीजिए, ठीक है। मतलब उसको हटाने के लिए, उसके फोरफीचर को हटाने के लिए जब्ती हट जाए कि जो जब्त कर लिया पुलिस ने। तो इसमें सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई भी ऐसा पर्सन है जिसका इस तरह से फोरफीचर हुआ है, डिक्लेरेशन कर दिया गया है, तो जब भी इस तरह का कोई डिक्लेरेशन होता है तो उसके पास क्या रेमेडी है, तो उसके पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि हाई कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं इस चीज के लिए। तो उसके पास ऑप्शन यहाँ पे बताए कि 2 मंथ, विद इन 2 मंथ जब भी इस तरह का ऑफिशियल गजेटी में निकला है डिक्लेरेशन, तो वो विद इन 2 मंथ उसके पास ये ऑप्शन है कि वो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है। तो आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मंथ ध्यान रखनी है। वो एप्लीकेशन लगा सकता है कि जी साहब इसको आप सेट असाइड कर दीजिए, इट मीन्स इसको खत्म कर दीजिए, ऐसा कुछ है नहीं जैसा कि इसमें बताया गया है। मैंने इस तरह के किसी भी सेक्शन को ब्रेक नहीं किया, सेक्शन 124A, 292, 293 को, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर बात ये ध्यान रखनी है कि उसको ना ये बात प्रूव करनी पड़ेगी। इट मीन्स कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा अपनी बात से कि उसने ब्रेक नहीं किया। तो कैसे साबित करेगा, क्योंकि उसका तो फोरफीचर कर लिया ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने, तो उसको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका 2 कहता है जब भी इस तरह का मैटर हाई कोर्ट में जाता है तो उसमें आगे किस तरह से प्रोसीडिंग होगी। तो इस तरह के मैटर्स के लिए स्पेशल बेंच बैठती है जिसके अंदर एटलीस्ट 3 जजेस होंगे, ठीक है। 3 जजेस होंगे। अगर उस हाई कोर्ट में 3 से ज्यादा हैं, तो मान लो अगर 3 से कम भी हैं, तो जितने भी मतलब होंगे उनकी एक स्पेशल बेंच बनेगी इस मैटर को सुनने के लिए, ठीक है। अब जैसे कई लोगों का क्वेश्चन ये उठता है कि आप तो सीधा सीधा समझाती जा रही हो। मैं आपको ये सीधा सीधा इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि बेरक की लैंग्वेज तो आप बेरक में से बैठ के खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी लैंग्वेज को समझने के लिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, इसलिए मैं आपको, क्योंकि अगर मैं बेरक को पढ़ूंगी फिर मैं अपनी स्टेटमेंट दूंगी तो उसमें टाइम ज्यादा जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में चीजों को अच्छा समझेंगे। और क्योंकि कई स्टेट आपसे आपकी लैंग्वेज मांगते हैं, रट्टाफिकेशन नहीं मांगते, और रट भी आप कितना लेंगे जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं इस तरह से समझा रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है आपको नहीं समझ में आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप मत देखिए, कोई जबरदस्ती थोड़ी है इस चीज के लिए, ठीक है। मैं तो कोशिश मेरी यही है कि आपको इससे फायदा हो जाए। जो मेहनत हमें करनी पड़ी आफ्टर कोचिंग भी, वो आपको ना करनी पड़े, आपको समझ में आ जाए चीजें, ठीक है। तो सबसेक्शन 3 की हम बात कर रहे थे। तो सबसेक्शन 3 कहता है कि अब जो भी कुछ था, यानी कि जो डॉक्यूमेंट या न्यूज़पेपर जो भी है, वो एज ए एविडेंस यूज किया जा सकता है, जो कि वहां से 4 फीट करके लाए गए हैं कोर्ट में। जो भी जो हेल्प करेगा कोर्ट को किस चीज के लिए, ये जानने के लिए कि वास्तव में क्या सचमुच में इस तरह का कुछ है, क्या इसमें इसने कुछ ब्रेक किया है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन या इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो कि आईपीसी के अंदर पनिशेबल था। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट या कुछ इस तरह का वो जो पब्लिश कर रहा होगा, वो एज ए एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, उसको लाया जाएगा, इसीलिए कि कोर्ट को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अब इसका 4th पॉइंट ही कहता है, हाई कोर्ट को ये लगता है कि 4th पॉइंट मतलब सबसेक्शन 4, कि ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं जो सेक्शन 95 के 1 में डिफाइन की गई है। तो उसके ऊपर देखो ध्यान रखना, कोर्ट को जब ये लगता है आफ्टर दैट, सब कुछ करने के बाद, तो क्या होगा, तो जो 4 फीचर उसका हो रखा है, जो डिक्लेरेशन है, वो उसको बोलेगा जी ये गलत है, तो उसको सेट असाइड कर देगा वो। तो ये डिपेंड करता है ना कोर्ट की सेटिस्फेक्शन पे। आप क्या करिए, आप एक काम करिए ना, आप सबसेक्शन 1 में यानी सेक्शन 96 के सबसेक्शन 1 में पहले कोर्ट को सेटिस्फाई कर दीजिए, जो कोर्ट को फिर कोई दिक्कत ही ना हो चीजों को समझने में, ठीक है। सबसेक्शन 5 मेजोरिटी की बात करता है कि अगर 4 या 5 या 3 जितने भी जजेस हैं, और अगर एक का अलग है और दो का अलग है, तो जो भी मेजोरिटी होगी जज की, उसी बात को यहाँ पर मतलब माना जाएगा, उसी बात को एक्सेप्ट किया जाएगा, वो ही फाइनल जजमेंट होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ सका होगा। सेक्शन 97 कहता है सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, मतलब
ऐसे लोगों का सर्च जिनको रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखा गया, यानी सदोष परिरोध, जिनको जबरदस्ती जिनका रास्ता रोका गया है, ऐसे व्यक्तियों को क्या करना, सर्च करना है कन्फाइन करके, गलत तरीके से उनको, ठीक है। किसी पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन कर लिया जाता है तो इस तरह के ऑर्डर दिए जाते हैं, जैसे कि आपने मूवीज में भी देखा होगा कि ऑर्डर मिलते हैं ना कि भाई आप जाओ, जाके इस आदमी को ढूंढो, ठीक है। पर ये प्रोसीडिंग कैसे चलती है ये आपको समझना होगा। तो ऑर्डर दिए जाते हैं, तो अब आपको याद ये रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे पहले ऑर्डर देगा डीएम एंड देन एसडीएम एंड फिर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो पहले डीएम ऑर्डर देगा। तो अब यहाँ पे बात यह है, किसी को भी कन्फाइन अगर किया गया है इस तरीके से जैसे कि नहीं करना चाहिए था, तो इसके लिए सर्च वारंट इशू किया जाएगा। सर्च वारंट इशू किया गया, ठीक है। वो क्या करेगा, जिसको दिया जा रहा है वो जा करके देखेगा भाई उस आदमी को, जिसको सर्च करेगा, जिसके लिए उसको सर्च वारंट है, भाई इस नाम का आदमी है, ऐसा दिखता है, ठीक है। जो भी कन्फाइंड है, जिसको भी क्या कर रखा है, कन्फाइन करके रख रखा है, परिरुद्ध कर रखा है। तो अब जो भी व्यक्ति मिलेगा उसको फटाफट मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा, फिर वो देखेगा। अब देखो, जब सर्च वारंट हो, वो सर्च कर लिया उसने, मिल गया, तो फटाफट से उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाएंगे कि जी साहब देखो ये आदमी को कन्फाइन करके रखा था, ठीक है। तो अब वो मजिस्ट्रेट देखेगा कि क्या इसको सही तरीके, क्या इसको कन्फाइन करना जरूरी था, उसको गलत तरीके से कन्फाइन कर रखा है, तो वो उस हिसाब से ऑर्डर दे देगा। ये डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट के ऊपर कि वो चीज़ों को समझे और फिर आगे उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर दे। जैसे कि कोई पुलिस वाला कर लेता है रॉन्गफुली कन्फाइंड, वैसे तो देखो, तो यहाँ पर बात ये, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ, तो फिर वो देखेगा ना कि भाई तुमने क्यों उसको पकड़ रखा है, छोड़ो उसको। तो बात यहाँ पे ये है कि वो मजिस्ट्रेट फिर उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर करेगा, ठीक है जी। तो सेक्शन 97 भी आपका कंप्लीट हो गया। 98, 99 और 100 हम आगे समझ लेंगे, ठीक है।